यूपी चुनाव करीब आ रहा है। यूपी का पॉलिटिकल पारा बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या योगी दोबारा सत्ता में आएंगे या फिर अखिलेश सरकार बनाएंगे। लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए न्यूज़ 18 की टीम कानपुर के बिकरू गांव पहुंची। बिकरू वही जगह है जहां पहले विकास दुबे की सिक्का चलता था। आज जब विकास दुबे का खौफ बिकरू गांव से खत्म हो चुका है, तो ऐसे में वहां के वोटर किस सोच के साथ वोटिंग करेंगे, ये देखिए बिकरू गांव से रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के बिकरू गांव में। ये वही गांव है गैंगस्टर विकास दुबे का गांव, और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बहुत अरसे बाद, मतलब कई दशक बाद वो सही तरीके से वोट कर पाएंगे, क्योंकि अब से पहले क्या होता था, सीधे हम यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अब से पहले ये ठीक तरीके से वोट क्यों नहीं कर पाते थे, मामला क्या है, हमको ये बताइए। अब से पहले आप लोग वोट क्यों नहीं ठीक तरीके से कर पाती थी? वोट हम लोग इसलिए नहीं कर पाते थे कि विकास दुबे जो कि अब नहीं रहे, उनका इनकाउंटर हो चुका है, उनका ही वर्चस्व था यहाँ पर, और वो जो कहते थे वही यहाँ पर होता था। इसलिए लोगों का अपनी इच्छाएं वो लोग व्यक्त कर ही नहीं पाते थे। ना ही खुद से वोट कर पाते थे, ना ही कुछ काम अपने मन से कर पाते थे। जो जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है ना, जैसे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर विकास दुबे था, इसलिए लोग अपना विकास दुबे आपको जो बोलेंगे, इनको वोट करो, फलाने को वोट करो, तो फलाने को वोट करो। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता था यहाँ पर। अगर आपने फलाने को वोट नहीं किया जिसको विकास दुबे ने कहा जी, तब क्या करते थे विकास तो विकास करते क्या थे, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि कोई उनके खिलाफ जा सके। अब जो कह दिया उन्होंने बस वही होता था। एक आध लोग अगर उनके लोग खिड़की के पीछे से जहाँ वोट पड़ते थे वो देखा करते थे कि किसने वोट नहीं दिया, फिर उसको कभी कभार उनको पीटा भी जाता था, या उनके गुर्गे जो भी थे वो उनको। तो अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आपके इस गांव में? इस गांव में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। ये तो इनका इनकाउंटर हो गया है, वो अच्छे रहा। पुलिस लगातार गश्त करती है? जी जी, पुलिस लगातार यहाँ जी गश्त करती है। और भी यहाँ पर लोग हैं, युवा वर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर। क्या कहना है आप लोगों को, वोट कितने सालों बाद आप लोग बढ़िया तरीके से करोगे? वोट 2-3 बार डाल चुके हैं। हाँ, 2-3 बार। 2-3 5 वर्ष से। हाँ, 2-5 वर्ष। 2 बजे। तो इससे पहले कैसे वोट करते थे? जो वो कहते थे वही होता था। जो वो कहते थे। हाँ। आपकी उम्र क्या हुई? हमारी 45 साल। 45 साल। तो इससे पहले जब आपने वोट किया तो अपने मन से कितने साल बाद आप वोट कर रहे हैं? हम तो पहली बार प्रधानी का वोट पहली बार डालो है, क्योंकि यहाँ ऐसा रहता था उनका वर्चस्व कि वो जिसको चाहते थे उसको, यहाँ चुनाव का यही नहीं मालूम होता कौन आदमी खड़ा हो रहा है, क्योंकि हम आ जाते नहीं थे। कभी कदार मालूम वो भी हो जाता था कि यहाँ फलाने खड़ा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनता जिसको उनके विपक्ष में चाहती थी वो जीत भी गया वोटों से, तो उसका कुछ नहीं रहता था। वो कुल मिला के जिसको वो खड़ा करते थे वही प्रधान बनता था, उन्हीं का सब कार्यकाल चलता था। अब आप लोग खुश हैं? आप खुश हैं? खुले मन से वोट करेंगे, जिसको चाहेंगे? जिसको चाहेंगे वो उसको वोट देंगे। तो लगातार पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस भी गश्त कर रही है आपके? हाँ सही है। सही। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ अब ऐसा कुछ तो नहीं है, यदि ऐसा कुछ हो तो तुरंत उस पर हावी हो और जानकारी दो, ऐसा ना दूसरा होने पाए। कितने साल से, मतलब ये जो खौफ था विकास, जो कितने साल ये चला, और मतलब कितने साल बाद आप लोग, 30 साल 35 साल, कितने साल? लगभग 25 साल। 25 साल जी। 25 साल बाद आप लोग खुले मन से वोट करेंगे? जी 25 साल बाद हम लोग अपने मन से ही यहाँ पर अब खुली इच्छा, खुली आशाएं हम लोगों की हैं, जो इस यहाँ के लोगों की है। अपनी हर इच्छा जो खुले मन से व्यक्त कर सकते हैं। अब वो माहौल ऐसा है यहाँ का। अब माहौल यहाँ का ऐसा है, तो लोग यहाँ के बेहद खुश हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर ये लोग बेहद खुश हैं। और इसी गांव के विकास दुबे रहने वाले थे, जो गैंगस्टर, उनका इनकाउंटर हुआ, उनके सभी साथियों का इनकाउंटर हुआ। और इन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि इससे पहले जितने बार भी इन लोगों ने वोट किया है वो विकास दुबे के कहने पर वोट करना पड़ता था। अगर किसी और को इन लोगों ने अगर वोट दे देते थे तो उसके साथ बहुत ही गलत सलूक विकास दुबे या विकास दुबे के गैंग के लोग करते थे। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, जिस तरीके से पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, उनसे गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये खुश इसलिए भी है क्योंकि पहली बार वोट अपने मन से कर पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कैराना में धमकी मामले में गिरफ्तारी हुई है।
और शामली पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। शामली पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दे दी है। गिरफ्तारी एक की हो चुकी है। नाहिद हसन के समर्थकों पर धमकी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में धमकी देते एक शख्स दिखा था, शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के लीडर है। उन्होंने बाकायदा ये वीडियो ट्वीट किया था और ये तस्वीरें भी उसी वक्त की है। और ये शख्स फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। जातीय गुलबंदी करने की कोशिश और अब पुलिस ने एक्शन लिया है। शामली पुलिस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है। शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया था बाकायदा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000, 22,000 जाट है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे, कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। तो यही ये वीडियो है। नाहिद हसन का ये समर्थक और आरएलडी के जाट उम्मीदवार को लेकर इसने जातीय गोलबंदी करने की कोशिश की। बाकायदा जाटों का आंकड़ा बताया, मुस्लिमों का आंकड़ा बताया और ये फिलहाल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वीडियो शलभ मणि त्रिपाठी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और इस ट्वीट के बाद असर भी हुआ और अब शामली पुलिस ने एक्शन लिया है। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000, 22,000 जाट है। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे, कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। शलभ जी, जब मैं अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रही हूं कि इतने सारे जो चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है जिनको अलग अलग विवादों में देखा गया है, तो उनका कहना है कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लीडर है, बीजेपी में भी है। तो देखिए, देश की जनता सुन रही है। आपका जो चैनल है बहुत ही लोकप्रिय है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की भाषा क्या है, समाजवादी पार्टी के बयान क्या है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। ये नाहिद हसन से तुलना किनकी कर रहे हैं? एक संत की, एक योगी की, एक मुख्यमंत्री जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ मुख्यमंत्री, उनकी तुलना कर रहे हैं नाहिद हसन से। आजम खान से हमारे नेताओं की तुलना कर रहे हैं। अरे आप तो इस बात पे जवाब दीजिए कि आप किस अंदाज में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर वहां पर जाटों को, व्यवसायियों को, वंचित वर्ग के समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको धमका रहे हैं कि अगर अच्छा शलभ जी, आपने एक वीडियो ट्वीट किया है, वो वीडियो क्या कहता है? वो वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कैसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये पूरा चुनाव इन्होंने माफिया बनाम जनता कर दिया है। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं कि नाहिद हसन को वोट नहीं दिया, अगर हमारी कौम के लोगों को वोट नहीं दिया तो हम जाटों को 1 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे, हम दलितों के साथ ऐसा कर देंगे, हम व्यवसायियों का जीना हराम कर देंगे। ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ना चाहती है। तो शलभ मणि त्रिपाठी, जिससे हम बातचीत भी कर चुके हैं और उनका सीधा सीधा आरोप यही है और पूरी बीजेपी का आरोप यही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे हों या फिर दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले, सबका एक सुर में सवाल है कि ऐसे चेहरों को मौका क्यों मिल रहा है और ऐसे विवादित चेहरों को क्यों मौका दिया जा रहा है। और ये जो वीडियो है उस पर फिलहाल अगर हम फोकस करें तो एक्शन हो चुका है। शामली पुलिस बाकायदा इस वीडियो को देख रही है और देखने के बाद एक की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। हालांकि अनुराग भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो बार बार बीजेपी के चेहरों का नाम गिन रहे थे। लेकिन जब एक सवाल हम पूछते हैं समाजवादी पार्टी के किसी भी लीडर से कि आखिर ऐसे चेहरे क्यों पार्टी के लिए मजबूरी है, चुनावी माहौल में अगर चौतरफा हमला समाजवादी पार्टी पे हो रहा है तो नाहिद हसन की वजह से, आजम खान की वजह से, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की वजह से, लेकिन क्यों पार्टी इन लोगों से किनारा नहीं कर रही है? क्यों इमरान जैसे चेहरों की जरूरत पड़ जाती है जो कि जातीय गुलबंदी, मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं चुनावों में? और हमने देखा है कि खिलाफत के आवाज किस तरीके से बुलंद रहते हैं। तो इस बीच ये वीडियो भी इस बात का प्रमाण है कि पार्टियों की स्ट्रैटेजी है क्या। कैराना से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह हमारे साथ है और इस वक्त चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मृगांका जी हमारे साथ है, उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। मृगांका जी, एक बार फिर से नाहिद हसन को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की तरफ से आरोप ये है कि अपराधी वही लिस्ट नहीं, क्या कहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी। वो तो स्वयं गैंगस्टर एक्ट में निरोध हैं और वर्तमान में जेल में हैं, तो आप स्वयं जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार के अपराधियों को वो संरक्षण दे रहे हैं।
एक वीडियो आया है जिसमें धमकी देते हुए लोग दिख रहे हैं कि उनके पक्ष में वोटिंग करें। पुलिस ने इसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। क्या ऐसे वीडियो आने के बाद आप लोगों को या कार्यकर्ताओं को डर लगता है, किसी तरह का भय होता है? योगी राज में सब कोई भय मुक्त है और कैराना की जनता जो है वो बहुत आश्वस्त है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ है और किसी प्रकार का कोई भय और डर की यहाँ पे अभी कोई बात है नहीं। समाजवादी पार्टी के पूरे लिस्ट को देखें तो कई ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया है जिनके बारे में संशय था कि इनकी पृष्ठभूमि को देख करके टिकट शायद ना दिया जाए। उस पर क्या कहेंगी? मेरे विचार में अच्छे लोगों को जो सेवा भावना से अपना कार्य करना चाहते हो, जनसेवा का, उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। नाहिद हसन पे कई तरह के मामले हैं। यहाँ पर जो माहौल है, आपको क्या लग रहा है किस तरह की वोटिंग होगी? क्योंकि एक तरह से कहें तो विभाजन वोटों का होता दिख रहा है। कैराना की जनता बहुत होशियार हो चुकी है और पिछले जो योजना में यहाँ पर कैराना में वो अपना विधायक नहीं बना पाए थे, इस बार ऐसी कोई गलती वो करने नहीं जा रही है, आप विश्वास रखिए। और 10 मार्च को आपको पूरा जो मैं आज आपसे कह रही हूँ, कैराना की जनता की आवाज़ गूंजेगी। आप फील्ड पे निकलती है चुनाव प्रचार के लिए, तो आपको क्या दिखता है कि लोगों के मन में किस तरह के भाव हैं? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से खास करके समाजवादी पार्टी की बात करें तो लोगों में एक तरह का क्या डर कहीं से दिखता है? जनता, कोई डर का यहाँ माहौल नहीं है और जनता जो है वो अपनी आवाज़ बहुत तीव्रता से और जोर से उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उसका अटूट विश्वास है वो वोट में परिवर्तित करेगी। अमित शाह भी आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, घर घर जाकर के एक तरह से कैंपेन किया। एक पुराना इतिहास रहा है कैराना का कि जिस तरह से यहाँ से पलायन हो रहा था, अब वो वाली बात कहाँ पर है? लोगों में क्या इस तरह के डर हैं जिस तरह के पलायन की बात ही पुरानी पृष्ठभूमि रही है? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पर आना कैराना के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन था और आप उत्सुकता और एक प्रकार से अद्भुत यहाँ पर लोगों में आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी स्वयं आए कैराना में और वो यहाँ पर उन परिवारजनों से भी मिले जो यहाँ पर छोड़ के चले गए थे पूर्व में। वो वापस लौटे हैं परिवार और आज उन्होंने अपने प्रतिष्ठान यहाँ पे दोबारा से शुरू किए हैं। तो बहुत ही एक आत्मसंतोष की भावना थी और जो परिवार की जो महिलाएं थी, आप उनकी भावुकता देखते, उन्होंने कितने दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद दिया हमारे माननीय गृह मंत्री जी को कि आज वो अपने मकान के बंद तालों को खोलकर उनमें रह रहे हैं। एक और सवाल है कि आप कैराना से हैं, कैराना के एक वोटर के नाते अगर आपसे हम जानना चाहें कि एक ऐसे कैंडिडेट को एक पार्टी ने टिकट दिया जो जेल में बंद है, एक वोटर के नाते आप क्या सोचेंगी? मैं सोचती हूँ कि हर मतदाता को कैराना में जागरूक होना चाहिए और पहचानना चाहिए कि कैराना के विकास के लिए, उसको उन्नति और समृद्धि पे आगे ले जाने के लिए उनको किसका चयन करना चाहिए। काफी सर्द मौसम है, हम भी यहाँ ठंड से कांप रहे हैं। कैंपेन कैसा चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इस मौसम में? बेहद ठंड और ठिठुरता हुआ मौसम अवश्य है, पर कैराना में बहुत गर्मजोशी से पार्टी का प्रचार और प्रसार कार्यक्रम चल रहा है। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है सकारात्मक परिणाम की। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अपने व्यस्त जो है टाइम इनका मृगांका जी का, उसमें ये सीधा कह रहे हैं कि लोग जो वोटिंग करेंगे जमकर वोटिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कैराना के वोटर होने के नाते भी एक तरह का दुख जरूर है कि जेल में बंद एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दिया गया, जो कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और यहाँ की जनता सोच समझकर ही वोटिंग करेगी। अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। इस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं, वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, पाकिस्तान की जिंदाबाद बोलते हैं। लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है।
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। वहीं एसपी सांसद आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त सलाखों के पीछे कैद हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब्दुल्ला हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम खान 2017 में विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। साथ ही जेल से भी जाना पड़ा। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी को नकूर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नाहिद हसन को पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया है, जो इस वक्त जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में एम और वाई फैक्टर को भी ध्यान में रखा है। लिस्ट के हिसाब से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, साथ ही 20 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया है और आरोप लगाया है कि लिस्ट नई है, लेकिन अपराधी वही है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखकर के फिर ये ध्यान में आ गया कि जितने समाजवादी उम्मीदवार हैं उन सब पर मुकदमों की भरमार है। कुछ उनके जेल से बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और कुछ बेल पर छूट करके पर्चा भरने को तैयार। पार्टी जिस तरह से नाहिद हसन हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, चाहे आजम खान हो, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रफीक अंसारी हो, चाहे मदन भैया हो, एक लंबी सूची है समाजवादी पार्टी के अपराधियों की। और समाजवादी पार्टी इन हिस्ट्री सीटर्स, इन गैंगस्टर्स, इन माफियाओं के दम पर सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जीत सकती है, उसकी साइकिल आगे बढ़ सकती है। तो ये समाजवादी पार्टी की भूल है। समाजवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर से पराजित होने जा रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। समाजवादी पार्टी ने 2012 में जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका स्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही ये सवाल मीडिया के माध्यम से किया था कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में सूची न जारी करके चुपचाप दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सूची है जारी होते ही प्रदेश में तहलका मचेगा। लोग समझेंगे कि ये नई सपा नहीं, वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने दंगा राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर्स की सूची जारी की है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखें तो कैराना से जेल में बंद गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया गया है। अभी वो जेल में है, जबकि मेरठ से आपराधिक छवि वाले रफीक अंसारी को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया है। वो फरवरी 2020 से ही जेल में बंद है। उनके खिलाफ लगभग 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार से टिकट दिया गया है, जो हाल ही में जेल से बाहर रहे हैं। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया है। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है अभी। तो इन्हीं चेहरों को लेकर समाजवादी पार्टी अब फिलहाल सवालों के घेरे में है। बीजेपी एक के बाद एक हमलावर है और कह रही है कि क्या यही सपा का असली चरित्र है? क्या इसी तरीके से फिर से भय का माहौल बनाने की समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी? ये एक के बाद एक जो आरोप है वो सब बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। जब निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था हो, 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर
भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे, जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था। प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में